इस फिल्म की शुरुआत में आपको बहुत से बच्चे नैन्सी रेजन हाई स्कूल में जाते हुए दिखाई देंगे। आपको रंगनुमा कपड़ों में मलबूस बच्चों में से एक ऐसी लड़की दिखाई देगी जो कि काले कपड़े पहने हुए स्कूल जाती है। स्कूल में मौजूद तमाम बच्चे उस्तादा इससे घूरते हैं। जब वो लड़की अलमारी का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से एक लड़का जिसके मुंह में सेब फंसा हुआ होता है ज़मीन में गिर जाता है। वो इस लड़की का भाई होता है, जिसे वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। जैसे ही वो इसका हाथ छूती है उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो उन तमाम लड़कों को जान लेती है। वो अपने भाई से छुपाती है कि आजकल उसे अजीब से ख्यालात आते हैं जो कि असल में उस लड़की की ताकत होती है। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है जो पूल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो अपने भाई का बदला लेती है और काटने वाली मछलियाँ छोड़ देती हैं। सब बच्चे तो बाहर आ जाते हैं लेकिन एक बच्चे को मछलियाँ काट लेती हैं। इसकी इस हरकत से इसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और अब वो अपने माँ बाप के साथ एक नए स्कूल में जाती है। इसी स्कूल में उसके पेरेंट्स ने पढ़ा होता है और ये एक जादुई स्कूल होता है। असल में वो सब नेवरमोर स्कूल की जानिब बढ़ रहे होते हैं जिसमें जाने से हर कोई डरता है। फाइनली वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं जहां स्कूल की प्रिंसिपल उसे उसका नाम पूछती है। मोर्टिसिया, जो कि उस बच्ची की मां होती है, उसका नाम वेडनेसडे बताती है। जहां स्कूल की प्रिंसिपल उसे बताती है कि वो दोनों बचपन में रूममेट्स होते थे। प्रिंसिपल ये जान के हैरान होती है कि पिछले 5 सालों में से वेडनेसडे को 8 बार स्कूल से निकाला जा चुका है। न चाहते हुए भी वेडनेसडे को इस स्कूल में दाखिला मिल जाता है और उसे ये मालूम पड़ता है कि वीक में 2 बार एटलीस्ट उसे थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। प्रिंसिपल वेडनेसडे को रूममेट से मिलवाती है। कमरे में जाकर कलर्स को देखकर वेडनेसडे परेशान हो जाती है। ओफिलिया हॉल में सिंक्लेयर इसे वेलकम करती है। असल में इसे रंगों से दिलचस्पी नहीं होती। सिंक्लेयर उसे बताती है नेवरमोर 1971 में खुला था हम जैसे बच्चों को बढ़ाने के लिए। वैसे तो वेडनेसडे का यहाँ पढ़ने का और टिकने का मूड नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से यहाँ आई थी। वेडनेसडे वहाँ वुल्स और ड्रैकुला के ग्रुप्स को देखती है। आखिर में वो ब्याना बार्कले से भी मिलती है जो कि एक रॉयल फैमिली की बेटी होती है और हर कोई इसी की बात करता है। वहाँ पर एक लड़का उसे मिलता है। वो उससे सोशल मीडिया मांगता है। वेडनेसडे उसे बताती है कि मैं कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। वेडनेसडे की फैमिली जब उसे छोड़कर जा रही होती है तो वो अपने भाई को आगाह करती है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। और वो अपनी माँ को कहती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से भाग जाऊँगी और हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से गुजारना चाहती थी। उसका बाप जाते हुए एक हाथ छोड़ जाता है ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। जंगल में पुलिस को एक शिकारी की लाश मिलती है और ये कोई नया वाक़या नहीं होता, बल्कि अक्सर यहाँ ऐसा होता रहता है। मीडिया को वो यही बताते हैं कि ये कत्ल एक भेड़िए ने किया, लेकिन वो नेवरमोर स्कूल पर आजकल कड़ी नजर रखे हुए थे। वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती हैं। वो कहती है कि ये मेरे नावल लिखने का वक्त है, इसलिए खामोश रहो। जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर गाना लगाकर डांस करना शुरू कर देती है और वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है। एन मौके पर उसकी रूममेट नाखून निकाल कर उसे डराती है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी, मतलब आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी कीचड़ से मलबूस शूज पहने हुए एक खूबसूरत सी टीचर आती है और वो वेडनेसडे को काला फूल देकर खुशामदीद कहती है और वो जाते हुए स्कूल के तमाम कानून वेडनेसडे को बता जाती है। वेडनेसडे एक रूम में दाखिल होती है जहां सफेद लिबास में मलबूस लोग तलवार से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो हाथ जासूसी करते हुए वेडनेसडे के पीछे इस रूम तक आ जाता है। बियांसा बार्कले धोखे से रोवान को गिरा देती है, फिर इसे वेडनेसडे चैलेंज करती है। दोनों जब एक पॉइंट से जीत जाते हैं तो फाइनल राउंड के लिए वेडनेसडे कहती है जो पहले खून का कतरा गिराएगा वही जीतेगा। काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार बियांसा ने वेडनेसडे से मैच जीत लिया और वेडनेसडे का मजाक उड़ाया। रोवान नर्सिंग रूम में वेडनेसडे का हाल पूछता है और बोलता है तुम्हें देखकर मुझे इस स्कूल में रहने के लिए हिम्मत मिली है। जब वो नर्सिंग रूम से बाहर जाती है तो उसके ऊपर एक स्टैचू गिरता है एंड उसी वक्त पर जेवियर आकर उसकी जान बचा लेता है। वेडनेसडे जब होश में आती है तो जेवियर का शुक्रिया अदा किए बगैर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जेवियर उसे याद दिलाता है कि माजी में तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया है। ये सब सुनकर वेडनेसडे को याद आ गया कि उसने जेवियर को जलने से बचाया था। रात के वक्त उसे अपने बिस्तर पर कुछ हरकत करते हुए चीज दिखाई देती है। वेडनेसडे जब बिस्तर हटाती है तो वो जासूसी वाला हाथ उसे मिल जाता है जिसे वो फौरन पकड़ लेती है। वो उसे उसकी उंगलियां तोड़ने की धमकी देती है और वो हाथ उसे सब कुछ बता देता है। जब वेडनेसडे उसे कैद करने की धमकी देती है लेकिन वो हाथ उसका वफादार दोस्त बनकर उसकी मदद करने को तरजीह देता है। अगले ही रोज प्रिंसिपल वेडनेसडे को सेशन के लिए लेकर जाती है और बाहर खड़े रहकर इसका इंतजार करती है क्योंकि उसे यकीन था कि वेडनेसडे भाग सकती है। सेशन के दौरान वेडनेसडे अपने गुस्से का इजहार करती है और डॉक्टर उसे जाने से रोकती है। वो उसे उसके नावल के बारे में पूछती है कि तुम्हारी किताब जब पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की तो तुमने क्या किया। ये सोचकर वेडनेसडे को और गुस्सा आ गया और वो बहाना करके रेस्ट रूम जाती है और वहां से भाग जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसकी टक्कर एक आदमी से होती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि अनकरीब इसकी मौत हो जाएगी और उसकी गर्दन टूट जाएगी। वो भागकर एक कैंटीन शॉप में
पहुंचती है जहां पर उसे एक वेटर मिलता है जिसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो चुकी थी। वो उससे कहती है मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक करती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक कॉफ़ी बनानी होगी और एक टैक्सी मंगवानी होगी, जिसके लिए वो मान जाता है और वो वेडनेसडे को इंतज़ार करने का कहता है। वेडनेसडे जब इंतज़ार कर रही होती है तभी कुछ शरारती लड़के आकर इसे परेशान करने लग पड़ते हैं। इसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उन्हें मारती है और उनका फुटबॉल बना देती है। इतनी ही देर में उस लड़के का बाप वहाँ आ जाता है तो तोड़फोड़ देकर वो इस बारे में पूछते हैं तो वो लड़का कहता है कि ये कस्टमर को परेशान कर रहे थे तो बस वेडनेसडे ने इन्हें कुछ सबक सिखा दिया। उसी वक्त एकेडमी की प्रिंसिपल आ जाती है और सॉरी बोलकर वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में प्रिंसिपल वेडनेसडे पर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि वो स्कूल से भागना चाहती थी। उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जो उसी आदमी का था जो वेडनेसडे से टकराई थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है क्योंकि वो हैरान थी कि वेडनेसडे को पहले से कैसे मालूम था कि वो मर गया है और उसकी गर्दन टूट चुकी है। एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाती है और वो इतना अच्छा बजाती है कि उसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफ़ी बच्चों को पसंद आती है। जबकि दूसरी तरफ रोवान एक लाइब्रेरी में जाकर किताब से एक सफ़ा फाड़ देता है जिसमें एक लड़की की तस्वीर बनी होती है। जब वेडनेसडे गिटार बजाकर रुक जाती है तो सिंक्लेयर कमरे में आती है। उसकी नज़र उस हाथ पर पड़ती है जिसके बारे में वो पूछती है कि ये क्या है। वेडनेसडे बताती है कि ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। इस सारे अमल के दौरान वो लड़का पुलिस स्टेशन से एक फाइल चुरा लेता है जिसकी वजह से उसका बाप वेडनेसडे से नफरत करता है। दूसरी तरफ वो हाथ उस लड़के के घर पहुंच जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर गया था और उसे मारने लग पड़ता है। वो हाथ खुद को बचाकर उस लड़के को वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फ़ोन करने को कहता है। वो वेटर जब इसे कॉल करता है तो वो कहती है हमारे स्कूल में एक त्यौहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान भी जाता है। जब वो इस त्यौहार में जाती है तो देखती है प्रिंसिपल की नज़र इस पर है और वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान हटाने को कहती है और वो वेटर भी वहाँ उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाता है। भागने से पहले वो वेडनेसडे को एक पुलिस रिकॉर्ड देता है जो उसने अपने डैड की फाइल में से चुराया था। जैसे वो यहाँ से जाने लगती है उसकी टक्कर एक लड़के से होती है जो लाइब्रेरी से पेज चुराता है। टकराती वेडनेसडे को इस लड़के के मौत के ख्यालात आने लगते हैं कि वो थोड़ी देर में एक भयानक मौत मरने वाला है। वो लड़का जंगल की तरफ भागता है और वेडनेसडे उसे बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में जाती है और उससे समझाती है कि जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। तभी वो लड़का वेडनेसडे को उड़ा के दीवार में लगा देता है और कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ और उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था। और वो इसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है तुम वही हो जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। और ये उस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने ये कहा था कि इस लड़की यानी है मुझे रोकना होगा, नहीं तो तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर दोगी। वो वेडनेसडे को मारने ही वाला था तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर इस पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से इसे मार देता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को इस कमरे में देखते हैं क्योंकि उसने यहाँ से भागने के इरादे को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया था, जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए ख़तरा कैसे हूँ और एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, और इसके साथ साथ डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिन पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था। ऐसे बहुत से सवालात थे जो कि अब वेडनेसडे के जहन में जन्म ले रहे थे। पुलिस सारी रात जंगल में रोवान की लाश को ढूंढती है लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। अब अगले दिन पुलिस वहां आती है क्योंकि वेडनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़के की मौत उसकी अपनी आंखों के सामने हुई थी। पुलिस ऑफिसर को इस बात का शक था कि ये खून नेवरमोर में से किसी स्टूडेंट ने किया है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे से पूछती है आप जंगल में क्या कर रही थी। वो कहती है मैंने जंगल में इस लड़के को जाते हुए देखा था और जब मैंने इसका पीछा किया तो मैंने खुद देखा एक मॉन्स्टर आया और उसने इसे मार दिया था और इतने में मैं बेहोश हो गई थी। वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर से लैदगी में बात करना चाह रही थी। प्रिंसिपल ना चाहते हुए इजाजत दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे को शक था कोई रोवान के कत्ल को छुपा रहा है, इसलिए क्राइम सीन को साफ कर दिया है और वो इस बात पर जोर दे रही थी कि जंगल में एक मॉन्स्टर है और किसी ने रोवान को मारा है। थोड़ी देर में रोवान वहां पहुंच जाता है जिसे देखकर वेडनेसडे हैरान हो जाती है। उसे एक कहावत याद आती है कि जो सुनो उसे झूठ मानो और जो देखो उसे सिर्फ आधा सच। अब अगले दिन जब वेडनेसडे डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने वो अफवाह इसलिए फैलाई कि सबकी तवज्जो तुम्हारी तरफ चली जाए, यानी कि तुम इस लड़के को कत्ल होते हुए देखा है। वो कहती है मुझे पता है कि मैंने क्या देखा है और मुझे तुम्हें यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज पहली बार वेडनेसडे ने पूरा सेशन लगाया था। वो बाहर आकर इस लड़के को बताती है कि ये मेरी मजबूरी है कि मैं सेशन अटेंड करने आती हूँ। वेडनेसडे इसे बताती है कि तुम्हारे डैड और बाकी सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। टेलर उससे जवाब देता है कि मुझे तुम पर यकीन है। दूसरी तरफ सिंक्लेयर तैयारी कर रही थी कि इस बार कंपटीशन हमने ही जीतना है और वो खुश थी कि वेडनेसडे अब वापस नहीं जाएगी। वो वेडनेसडे को बताती है कि रोवान एक अजीब लड़का है, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो इसे ये भी बताती है कि जेवियर तुम्हें रोवान के बारे में मुकम्मल मालूमात दे सकता है। वेडनेसडे वहाँ से चली
जाती है क्योंकि ये वक्त उसका नावल लिखने का था, लेकिन आज नावल लिखने में उसका दिल नहीं लग रहा था। तो उसने इस तस्वीर को देखना शुरू कर दिया। वो गौर से देखती है तो उसे इस तस्वीर के शुरू में एक लोगो दिखाई देता है जो कि एक खोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन जब वेडनेसडे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और रोवान से मिलने की इजाजत मांगती है, वहाँ उसे मालूम पड़ता है कि रोवान को स्कूल से निकाला जा चुका है। प्रिंसिपल उसे बताती है कि तुम्हारी मदर को भी इस उम्र में ऐसे ख्यालात आते थे। वो उसे समझाती है कि तुम अपना ध्यान अच्छी एक्टिविटीज में लगाओ और वो एक लिस्ट तैयार करके वेडनेसडे को दे देती थी। अब वेडनेसडे को प्रिंसिपल पर शक पड़ जाता है और वो इस हाथ को रोवान का पीछा करने को कहती है। वहाँ से वो बियाना बार्कले के पास जाती है और ऐसी हरकत करती है जिससे कुछ गिलास टूट जाती हैं। वेडनेसडे अब जेवियर के पास जाती है और रोवान के बारे में मालूमात देती है। वो उसे बताता है कि रोवान पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत कर रहा था और अब तो मैं भी उससे डरने लग पड़ा था। जेवियर उस वेटर के बारे में वेडनेसडे से पूछता है कि वो तुम्हारे साथ वार में क्या कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए आया था। जबकि दूसरी तरफ प्रिंसिपल इन दोनों पर नजर जमाई खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। वेडनेसडे की दोस्ती एक ऐसे लड़के से होती है जो कि शहर की मक्खियों की हिफाजत कर रहा होता है। वो भी कीपर सूट पहनकर यहाँ आ जाती है ताकि इन मक्खियों के हमलों से खुद को बचा सके। इसकी नज़र अब अपने जासूस हाथ पर पड़ती है जो कि उसे अकेले में बुला रहा होता है। वो उसे बताता है कि रोवान स्कूल छोड़कर जाने वाला है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे सवालात का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। वो टीचर वेडनेसडे को बात करने से मना करती है और रोवान को लेकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे के कहने पर वो हाथ भी गाड़ी का पीछा करने के लिए उसके साथ चिपक जाता है। वो हाथ रोवान का पीछा करते हुए एक ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता है जहां रोवान एक टॉयलेट में जाता है और एक बूढ़े इंसान के रूप में बाहर बदल कर आ जाता है। तो थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा इंसान एक प्रिंसिपल का रूप इख्तियार कर लेता है। वो हाथ रोवान को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। ये सारी बातें वो आकर वेडनेसडे को बताता है कि रोवान वहाँ स्टेशन से गायब हो गया था, जिसे सुनकर उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस हाथ को डांट देती है। जेवियर एक ब्लैक स्पाइडर बना रहा होता है और वेडनेसडे को अपने साथ बैठने का कहता है। वो अपने जादू से उसे जिंदा भी कर देता है, लेकिन एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और उसकी राख उड़ा देती है। अब एक लड़की जो काफ़ी बदतमीज़ और विलन का रोल अदा करती है, इसके और वेडनेसडे के दरमियान बहस हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नापसंद करती थी। दूसरी तरफ टेलर अपने डैड से मिलता है। वो जानकर हैरान हो जाता है कि उसके डैड अब दोबारा जंगल में कुत्ते के साथ जा रहे थे। वो टेलर से पूछता है कि मुझे जानने का पूरा हक है कि तुम सेशन के दौरान डॉक्टर से क्या बातें करते हो। वेडनेसडे अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जगह वो आज बी क्लब में चली जाए क्योंकि उसे आज जंगल में जाना था। वेडनेसडे अपने रूम में जाती है और उस हाथ को सॉरी बोलती है क्योंकि वो उस पर चलाई थी और वो वही पिक्चर उसे दिखाती है और कहती है कि मेरे हाथ से कुछ बुरा होने वाला है और उससे मैं रोकना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सिंक्लेयर मान जाती है और वो वेडनेसडे की जगह अब बी क्लब में चली जाती है। वो लड़का उसे समझाता है कि कैसे उसे बी क्लब में शहद की मक्खियों से बचना है। जंगल में टेलर पहले से मौजूद होता है। वो वेडनेसडे को कॉफ़ी की महक की वजह से बचा लेता है क्योंकि इस महक की वजह से डिटेक्टिव डॉग उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। जंगल में वो टेलर को बताती है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उसे रोवान से बचाया था। मैं यहाँ इस बात का सबूत ढूंढने आई हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था और मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। उसे जंगल में रोवान का चश्मा मिलता है। उसे हाथ लगाकर अचानक से उसे ख्याल आता है कि वो स्टैचू उस पर रोवान ने गिराया था और इस बात का जेवियर को पता है। इसे उसी ख्याल में वो किताब भी दिखाई देती है जिसे रोवान ने वो पेज फाड़ा था। अब वो इस हाथ के साथ लाइब्रेरी जाती है ताकि वो किताब ढूंढ सके। वहाँ अचानक से वो टीचर आ जाती है जो इस निशान के बारे में वेडनेसडे को मालूमात देती है। टीचर को वेडनेसडे अच्छी लगती थी, इसलिए वो इसे कहती है अगर तुम कभी भी परेशान हो तो मुझसे आकर डिस्कस कर लिया करो। जेवियर जब एक्सरसाइज करके रूम में दाखिल होता है तो वो शावर लेने के लिए चला जाता है और उसी लम्हे वेडनेसडे अपने जासूसी दोस्त के साथ आती है और उस बुक को ढूंढना शुरू कर देती है। मगर अचानक से जेवियर आ जाता है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। वो विलन लड़की इसी वक्त जेवियर के पास आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जेवियर इनकार कर देता है और वो लड़की गुस्से में आ जाती है। उसे ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये सब वो सिर्फ वेडनेसडे की वजह से कर रहा है और अब वो जेवियर को बताती है कि कैसे कल वो वेडनेसडे समेत उसके सब दोस्तों को कश्ती के रेस में धजिया उड़ाकर रखने वाली है। ये सब बातें वेडनेसडे और उसका दोस्त सुन रहे होते हैं। रूम में सिंक्लेयर रो रही होती है क्योंकि उसकी दोस्त जो कि कल कश्ती में उसकी को पायलट थी बीमार हो चुकी थी। वेडनेसडे को मालूम था कि ये सब उस विलेन लड़की की चाल है और अब वो इस रेस में हिस्सा लेने को कहती है। सिंक्लेयर उसे बताती है इस रेस का कोई रूल नहीं होता और मुझे मालूम नहीं कि कैसे वो हर साल जीत जाती है। अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो प्रिंसिपल बताती है कि इस मुकाबले का कोई असूल नहीं है। जो भी कोई टीम मंजिल में जाकर सबसे पहले झंडे को लेकर आएगी वो जीत जाएगी। इसके फौरन बाद गेम शुरू हो जाती है और वो विलन भी अपनी चालें चलना शुरू हो जाती है। वो अपने दोस्त की मदद से एक कश्ती तोड़ देती है जिससे पूरी टीम पानी में गिर जाती है। अब उसका अगला निशाना वेडनेसडे की कश्ती थी और वेडनेसडे को ये चाल समझ आ चुकी थी। वो अपने जासूस दोस्त हाथ को इशारा करती है। वो एक बटन दबा के एक जाल फेंकता है और वो जलपरी इसमें कैद हो जाती है।
किनारे में सिर्फ 3 टीमें पहुंच जाती है और जब जोकर टीम झंडा लेने के लिए जंगल में जाते हैं तो सिंक्लेयर इस मौका का फायदा उठाती है और उनकी कश्ती में सुराख कर देती है। इसी दौरान जब वेडनेसडे झंडा पकड़ती है तो उसे ख्याल आता है वो अपने जैसे एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी जो वेडनेसडे को कहती है कि असली कुंजी तुम हो, और वो होश में आ जाती है। होश में वापस आकर वो झंडा पकड़ के कश्ती में बैठ जाती है। जोकर की कश्ती में सुराख होने की वजह से वो कश्ती वहीं पर डूब जाती है। अब दूसरी तरफ वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करती है और वो हाथ पानी में जाकर उसे जलपरी को जोर से मुक्का मारता है और वेडनेसडे की कश्ती बच जाती है। अब वेडनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकालकर विलन की कश्ती में सुराख कर देती है जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम ये रेस जीत जाती है। और अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था कि इस विलन लड़की को किसी ने रेस में हराया था। सिंक्लेयर खुश थी कि आज पहली बार किसी ने इस विलन यानी ब्रियाना बार्कले को हराया है और वो वेडनेसडे के साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाह रही थी। प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की जीत की वजह से खुश थी और उसे याद दिला रही थी कि माजी में भी जब उसकी माँ जीती थी तो वो पायलट थी और मैं उसकी को पायलट। वो उसे एहसास दिला रही थी कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो। जबकि दूसरी तरफ वो विलन यानी ब्रियाना बार्कले गुस्से में आग बबूला थी क्योंकि उसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रात के वक्त नावल लिखते हुए उसे एक ख्याल आता है और वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब में लिखी हुई पहेली को जैसे वो सुलझाती थी तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसके मॉम डैड के अलावा बहुत से दूसरे लोगों की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। उसे वहाँ वो किताब मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, मगर जैसे ही वो किताब लेकर वहाँ से जा रही होती है कोई आकर उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वेडनेसडे अपनी आंखें खोलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसे स्कूल के चंद बच्चों ने अगवा किया है। जेवियर के पूछने पर वो जवाब देती है कि इस तस्वीर के जरिए उसने एक पहेली सुलझाई और यहाँ तक पहुंची। जेवियर उसे बताता है कि नाइटशेड एक खास तरह का ग्रुप है जो कि प्रिंसिपल की इजाजत से दोबारा वजूद में आया क्योंकि इससे 3 साल पहले एक वाकया हुआ था जिसमें एक नॉर्मल बच्चे की डेथ हुई थी और इस ग्रुप को बंद कर दिया गया था। वेडनेसडे रस्सी खोलकर वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए इस दावत को भी ठुकरा देती है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करे। वेडनेसडे इस किताब का टुकड़ा वापस जोड़ती है और अब वो उन सवालात के जवाब ढूंढने लग जाती है जो अभी तक वो सोचती आ रही है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल सब बच्चों को टाउन स्क्वायर पर होने वाले त्यौहार की दावत देती है। सब बच्चों को इनविटेशन कार्ड दिया जाता है। सब बच्चे अपने अपने रोल देखकर खुश हो जाते हैं लेकिन वेडनेसडे का वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था। प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे मालूम है कि तुम अच्छा गिटार बजाती हो इसलिए तुम्हें वही रोल दिया जाता है। वेडनेसडे स्कूल बस से उतरने के बाद जेवियर के पास जाती है और रोवान के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि मैंने उसे रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। वो उसे बताती है कि वो इस कहानी का सुराग निकाल कर ही दम लेगी। वेडनेसडे उसे वही तस्वीर दिखाती है जो कि रोवान ने चुराई थी। जेवियर उसे बताता है कि ये किताब वो पहले ही रोवान के डेस्क पर पड़ी हुई देख चुका है। जेवियर उससे पूछता है कि तुम इस जर्नल में क्रैकस्टोन के साथ क्या कर रही हो जबकि ये जर्नल तो 30 साल पुराना है। वो उसे बताता है कि ये शख्स जेरिको का फाउंडिंग फादर है। वो अभी इसके बारे में बता ही रहा होता है कि उसके बैनर्स लगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ इस वक्त लूकस के फादर से मिलता है और डेवरमोर स्कूल के बारे में बताता है कि मुझे जंगल में होने वाले कत्ल में इसी स्कूल का हाथ लगता है। वो मेयर इसे बताता है कि जेरिको को चलाने में ज्यादातर फंडिंग इसी स्कूल से आती है इसलिए तुम इस पर शक करना बंद करो और उस भालू को पकड़ो। वो मेयर और प्रिंसिपल सब बच्चों को खुशामदीद कहते हैं और इस त्यौहार में परफॉर्मेंस के लिए तैयारी का वक्त देते हैं। वेडनेसडे अपनी असाइनमेंट बदल लेती है क्योंकि उसे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाना था क्योंकि उसे उस जादूगर के बारे में और जानना था। वहाँ वो मिस्ट्रेस एरलीन से मिलती है जो उसे उस घर के बारे में बताती है जहाँ उस जादूगर के कुछ नमूने पड़े हुए थे। वेडनेसडे वॉलंटियर प्रोग्राम में इस घर में काम करने का कहती है लेकिन मिस्ट्रेस ये कहकर मना कर देती है कि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। अब वो सब बच्चों को यूनिफॉर्म देती है कि वो सब बच्चे ओल्ड फजरी दुकान में जाएं और कुछ केक बेचे और हमारे लिए फख्र का बायस बने। जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर अपने दोस्त के साथ मरे हुए जानवरों का आर्ट वर्क देखकर परेशान हो जाती है। इन दोनों को ये टास्क दिया जाता है कि वो उन सब जानवरों के बालों में कंघी करे लेकिन वो दोनों बहाना बनाकर वहाँ से चले जाती है। वेडनेसडे कुछ चीजें बेचने के लिए जब लोगों के पास जाती है तो कोई भी शख्स इससे खरीदने से इनकार कर देता है। जबकि दूसरी तरफ वेडनेसडे के दोस्त को जो हनीबीज का मास्टरमाइंड होता है कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं। वो यहाँ आकर इन बच्चों की खूब पिटाई करती है और बाकी लड़के भाग जाते हैं। प्रिंसिपल और मेयर एक दूसरे से मिलते हैं। मेयर उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इस बार इलेक्शन कैंपेन में बहुत अच्छी फंडिंग की है। मेयर उस नॉर्मल टीचर से भी पहली बार मुलाकात करता है। प्रिंसिपल उसे कहती है कि मुझे वेडनेसडे की हर हरकत से आपने आगाह रखना है। वो अपने दोस्त के साथ उस मीटिंग हाउस में जाती है क्योंकि वो जादूगर के बारे में और मालूमात इकट्ठा करना चाहती है। वो खुद अंदर चली जाती है और अपने दोस्त को पहरे के लिए खड़ा कर देती है। वो उस जासूस हाथ के साथ मिलकर क्रैकस्टोन के राज जानना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसकी ज्यादातर सवालात का ताल्लुक इसी से जुड़ा है। वो वहाँ दीवार में लटकी तस्वीर में एक लड़की को देखती है। असल में वो ये लड़की पहले भी अपने ख्यालात में कई दफा देख चुकी है। मिस्ट्रेस बेचैनी से वेडनेसडे को ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नहीं ढूंढ पाती। वो वेडनेसडे और उसके दोस्त को मीटिंग रूम में पकड़ लेती है और गुस्सा करती है। वेडनेसडे उस मिस्ट्रेस से असली मीटिंग हाउस के बारे में पता करती है जो कि उस तस्वीर में उसे दिखा था लेकिन वो कोई भी जवाब देने से कासिर थी। सिंक्लेयर चूहे और गुलहरी के बारे में
अपने दोस्त से बहस करती है और आखिरकार काफी अरसे बाद उसने अपने दोस्त को डिनर में जाने के लिए राजी कर लिया था। वेडनेसडे उस वेटर से मिलने के लिए कॉफी बार में जाती है जहाँ जेवियर पहले से मौजूद होता था। उसे वेडनेसडे का यूं टेलर से मिलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वेडनेसडे को इस बात की परवाह नहीं थी। वो टेलर से पुराने मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है। टेलर को इस बात का यकीन था कि वो वहाँ उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जा रही है। वो अपने दोस्त के साथ उस ओल्ड मीटिंग हाउस पहुंच जाती है। वहाँ एक बूढ़ा शख्स उससे मिलता है। वो बूढ़ा शख्स जब इससे बदतमीजी करता है तो वो हाथ इसे सबक सिखाकर वहाँ से भगा देता है। वो वहाँ मौजूद सभी चीज़ों को हाथ लगाती है कि शायद किसी चीज़ से उसे कोई ख्याल आए और उसे कुछ मदद मिल सके, लेकिन उसे ऐसा वहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाती है उसे ख्याल आता है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके उस घर में बंद कर देता है जहाँ पर पहले से और लोग भी मौजूद थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वेम्पायर, कोई जलपरी, कोई वेयरफुल और कोई चुड़ैल। वो जादूगर इन सब लोगों को शैतान समझता था, इसलिए वो उन सब लोगों को यहाँ पर कैद करके पूरे घर को आग लगा देता था। वो बच्ची जिसे वो जादूगर चुड़ैल समझता था वो अपनी मॉम को आजाद करने के लिए पूरी कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोग जंजीर के जरिए जमीन के साथ बंधे होते थे। सिर्फ वो बच्ची आजाद थी और अपनी माँ की जिद की वजह से वो बेसमेंट के जरिए वहाँ से भाग जाती है। तभी वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और बताती है कि वो जादूगर बहुत जालिम है, वो सबको मार देगा। इतनी देर में वो जादूगर वहाँ भी आ जाता है, जिसे वेडनेसडे देखकर डर जाती है और वापस होश में यानी कि मौजूदा वक्त में आ जाती है। होश में आकर वो हाथ को कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया है, उसने मुझसे बात भी की है, मुझे लगता है कि वो मेरे ही खानदान की कोई मेंबर है। मॉन्स्टर जंगल में आकर उस बूढ़े शख्स पर हमला करके उसे मार देता है। जब वो मॉन्स्टर उस बूढ़े शख्स को मारता है उस वक्त उसके हाथ में कैमरा होता है। वो न चाहते हुए भी उस मॉन्स्टर की कुछ तस्वीर उसमें कैप्चर हो जाती है, लेकिन जब उसकी नजर वेडनेसडे पर पड़ती है तो वो भाग जाता है। वेडनेसडे उस मॉन्स्टर का पीछा करती है और देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उस मॉन्स्टर के कदम इंसानी कदमों में बदल जाते हैं। आखिरकार उसे मालूम पड़ता है कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है। अचानक से जेवियर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने कॉफी बार में सुना था कि तुम ओल्ड मीटिंग हाउस जा रही हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वेडनेसडे उसे बताती है कि मॉन्स्टर एक इंसान है, उसके पैरों के निशान एक आम इंसान के पाँव में बदल गए थे। जब जेवियर को दिखाने के लिए वो मुड़ती है तब तक तेज बारिश की वजह से तमाम निशान मिट चुके होते हैं। अब जेवियर पर इसे शक होने लग पड़ता है। अब अगले रोज जब वेडनेसडे त्योहार में जाती है तो उस स्टैचू को देखकर वो गुस्से में आ जाती है, जबकि शहर के दूसरे लोग उसे अपना हीरो मानते थे। वेडनेसडे और वो जसूस साथ एक प्लान बनाए बैठे थे, जबकि उस त्योहार को देखने के लिए बहुत से लोग और मीडिया वाले भी मौजूद थे। मेयर तकरीर का आगाज करता है और जोसेफ क्रैकस्टोन की तारीफ करता है। जैसे ही वो लोग स्टैचू लगाकर अपना काम करने लगते हैं तो वो हाथ एक माचिस की तीली हवा में उड़ा देता है, जिससे एक आग की चिंगारी सीधी इस स्टैचू के पास जाकर उसे जला देती है। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं और भागने लग पड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ वेडनेसडे इस सारे मंजर को बहुत एंजॉय करती है और जलते हुए स्टैचू को देखकर खुश होती है। प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर इस बार बहुत गुस्सा आता था, जबकि वो बिल्कुल खामोश बैठी थी और इन सब का जिम्मा लेने से इनकार कर रही थी, क्योंकि ये सब काम उस जासूस हाथ ने किया था। वो इस पूल में पेट्रोल डाल देता था। प्रिंसिपल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए न चाहते हुए वो वेडनेसडे को जाने की इजाजत दे देती है। वो हमेशा से कोशिश करती आई है कि नॉर्मी और आउटकास्ट में दोस्ती हो जाए, वो सब अपने माजी को भुला दे, जबकि वेडनेसडे को यकीन था कि वो हम सब से नफरत करते हैं और किसी मौके की तलाश में बैठे हैं। सिंक्लेयर बहुत खुश थी और वो तरह तरह के सूट बदलकर वेडनेसडे से राय लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ वेडनेसडे जिससे रंगों से सख्त नफरत थी उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। वो नॉर्मी टीचर इस लाइब्रेरी रूम में जाती है, जबकि दूसरी तरफ एजेक्स डिनर में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन गलती से जो टॉवल वो शीशे में लगाता था उसके उतरने की वजह से वो खुद को आईने में देखकर स्टोन बन जाता है। प्रिंसिपल एक किताब में वेडनेसडे की मॉम की तस्वीर फाड़ देती है और वो डॉक्टर जो तमाम तर मरे हुए जानवरों पर आर्ट वर्क करके उसे अपने अलमारी में लगाती है। टेलर पानी के टब में डूब कर चिल्लाता है और सिंक्लेयर इंतजार करते हुए थक जाती है और गुस्से से चिल्लाती है। वो समझती है कि एजेक्स ने उसे धोखा दिया है। एक रात वो हाथ एक रूम में जाता है और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी कैम पर बबल लगाकर नीचे छलांग लगा देता है। वो एक बटन दबाकर मेटल गेट खोलता है जिसमें से वेडनेसडे अंदर दाखिल हो जाती है। वो उस बूढ़े शख्स की बॉडी की ऑटोप्सी करने चली जाती है, जबकि वो अपने दोस्त हाथ को कहती है कि तुम उन तमाम फाइल्स की कॉपी बनाना शुरू कर दो जो उस मॉन्स्टर का शिकार हुए थे। ऑटोप्सी के दौरान वेडनेसडे को मालूम पड़ता है कि उस बूढ़े शख्स का पाँव कटा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ वो हाथ बाहर से किसी शख्स को आते हुए देखता है। वो भागते हुए आता है और वेडनेसडे को आगाह कर देता है। डॉक्टर और शेरिफ इस रूम में दाखिल होते हैं जहाँ डॉक्टर परेशान था क्योंकि उस मॉन्स्टर ने इसके बाएं पांव की 2 उंगलियां काट दी थी, जिसकी वजह ये जान रहा था। डॉक्टर उसे बताता है कि अगले हफ्ते से वो रिटायर हो जाएगा और छुट्टियों में वो अपनी बेगम के साथ घूमने चला जाएगा। वो एक खुला कूलर डोर देखता है और वेडनेसडे को देखकर बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें कल आकर काटूंगा, और वहां से चला जाता है। वो हाथ इस रूम में मौजूद एक खोपड़ी से बाहर निकलता है और वेडनेसडे के कूलर का दरवाजा खोलता है। वेडनेसडे अपने कमरे में तमाम सबूत सामने रखकर मुआयना कर रही होती है कि ये सब देखकर सिंक्लेयर परेशान हो जाती है। वेडनेसडे ने ये बात जान ली थी कि वो मॉन्स्टर जो भी शिकार करता है उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट अपने साथ लेकर चला जाता है। वो ये तमाम
तमाम तस्वीरें जब सिंक्लेयर को दिखाती है तो वो बेहोश हो जाती है। स्कूल में टीचर सब बच्चों को पौधों पर लेक्चर दे रही थी। इसी दौरान वेडनेसडे की नज़र जेवियर की गर्दन में मौजूद जख्म पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचने लग पड़ती है। वो उसका पीछा करती है क्योंकि उसे शक था कि जेवियर वो जख्म का निशान उससे छुपा रहा है और उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। वो जानती थी कि जेवियर उससे कुछ छुपा रहा है। वो जेवियर के जाने के बाद उसके आर्ट रूम में जाती है, जहाँ पर वो ये तमाम तस्वीर देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि ये सब तस्वीर उसी मॉन्स्टर की थी। वो कुछ स्केचेस लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। इसी दौरान जेवियर वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेडनेसडे ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे इस रूम के बारे में पूछती है। जेवियर उसे बताता है कि ये उसका आर्ट स्टूडियो है और प्रिंसिपल ने इस बात की उसे इजाजत दी है। वेडनेसडे ने इसे पूछा कि क्या वो ये आर्ट रूम देख सकती है, लेकिन जेवियर ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। जेवियर ने दोबारा उससे यहाँ आने की वजह पूछी। वेडनेसडे के पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए उसने न चाहते हुए जेवियर को डांस पार्टी में आने के लिए कहा और जेवियर मान गया। ये बात जानकर सिंक्लेयर बहुत खुश होती है और वो इस हाथ के साथ मिलकर वेडनेसडे के लिए अच्छा सा ड्रेस ढूंढना शुरू कर देती है। अगले रोज जब दोनों ड्रेस लेने के लिए जब एक दुकान में जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के रंग देखकर वेडनेसडे के अंदर जाने से मना कर देती है। वेडनेसडे जब घर के लिए जाती है तो रास्ते में ही गुजरते हुए उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है। वेडनेसडे शेरिफ को वो ड्राइंग्स देती है और उसे बताती है कि अगर हमें इस मॉन्स्टर को पकड़ना है तो मिलकर काम करना पड़ेगा। शेरिफ वो ड्राइंग्स देखकर वेडनेसडे को कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर उस वक्त यकीन करूंगा जब तुम कोई ठोस सबूत लेकर मेरे पास आओगी। ये सुनकर वेडनेसडे वहां से चली जाती है। मेयर का बेटा सिंक्लेयर से मिलने के लिए कॉफी बार में आता है। सिंक्लेयर उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल कर चुकी थी क्योंकि वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। असल में लुकस वॉकर वहाँ उसे डांस पार्टी में दावत देने के लिए आया था। वेडनेसडे पुलिस स्टेशन से बाहर आकर टेलर को मिलती है। वो उसे बताती है कि डांस पार्टी में उसने जेवियर को चुना है। ये सुनकर जेवियर मायूस हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब वेडनेसडे तमाम सबूत अपने दोस्त यूजीन के पास ले जाती है। यूजीन उसे बताता है कि उसे मालूम है कि ये जगह कहाँ है। वो दोनों इस सर्कल वाली जगह में चले जाते हैं। वेडनेसडे वहां से अकेले अंदर चली जाती है और बाद में यूजीन भी उसे ज्वाइन कर लेता है। इस गार में बहुत सी हड्डियां बिखरी हुई होती है। वेडनेसडे को वहां से एक बहुत बड़ा नाखून मिलता है जिससे सबूत के तौर पर वो अपने साथ रख लेती है। अब वो जेवियर के आर्ट रूम में जाती है ताकि कोई सबूत इकट्ठा कर सके। वो खून से लदा हुआ एक कपड़ा छुपा लेती है। जेवियर अचानक से वहां आ जाता है और वेडनेसडे को देखकर परेशान हो जाता है। वेडनेसडे उसे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो। मुझे सिर्फ सच को सामने लाना है और मुझे तुम्हारे आर्ट वर्क में वही चीज दिखती है। जेवियर उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आता है, इसलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ। इसकी ड्राइंग्स बनाते हुए एक पंजे ने मुझे नाखून मारा और मेरी गर्दन में ये निशान डाल दिया। वेडनेसडे को इसकी बातों में यकीन नहीं आ रहा था। जेवियर वो सब सबूत देखकर जान चुका था कि वेडनेसडे के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं और वो डांस पार्टी में भी सिर्फ इसने अपना झूठ छुपाने के लिए उसे बुलाया था। जेवियर गुस्से में आ जाता है और वेडनेसडे को वहां से चले जाने को कहता है। वेडनेसडे वो तमाम सबूत लेकर शेरिफ के पास चली जाती है और डीएनए टेस्ट करने को कहती है। वो उससे बोलती है कि आप पहले ये टेस्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे किस पर शक है। वेडनेसडे अपने दोस्त यूजीन को कहती है कि हम दोनों को जाकर मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो दोनों डांस पार्टी में नहीं जा रहे थे। दूसरी तरफ वो विलन लड़की जेवियर को डांस पार्टी जाने के लिए कहती है जिसे जेवियर कबूल कर लेता है। वेडनेसडे का गार्ड एक खत लिखता है और कॉफी बार में जाकर टेलर को दे देता है। जब टेलर वो खत पढ़ता है तो उसे यकीन नहीं आता क्योंकि वो वेडनेसडे की तरफ से डांस पार्टी में दावत का खत था। वेडनेसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो देखकर परेशान हो जाती है कि टेलर तैयार होकर उसके पास आता है क्योंकि हाथ ने उसे वेडनेसडे की तरफ से डांस पार्टी में चलने के लिए दावत दी थी। अब क्योंकि टेलर काफी खुश था इसलिए वेडनेसडे उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। वो इस हाथ को गुस्से से देखती है और अब तैयार होकर टेलर के साथ डांस पार्टी में जाने का फैसला कर लेती है। जब वेडनेसडे वहां से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहां आ जाता है। तब वो उसे कहती है आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ। हम ऐसा करते हैं कि कल गुफा में जाएंगे, लेकिन उसका दोस्त बगैर बताए अकेला ही उस जगह चला जाता है। उधर पार्टी में सारे लोग आकर काफी एंजॉय कर रहे थे। सब लोग अपने अपने साथी को लेकर ब्लड सकर पार्टी में आए हुए थे जहाँ जेवियर अपने साथ उस विलन लड़की को लेकर आया था। लेकिन जब वेडनेसडे वहाँ टेलर के साथ आती है तो उन दोनों को साथ देखकर जेवियर चिढ़ने लगता है। जब सब लोग डांस कर रहे थे तो वेडनेसडे के डांस के स्टाइल को देखकर तमाम लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी अजीब तरह से डांस कर रही थी। दूसरी तरफ यूजीन अकेला जंगल में पहुंच गया था। वो मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था मगर तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा में धमाका कर देता है। जेवियर लगातार वेडनेसडे को देखकर जल रहा था। वो अपनी दोस्त विलन लड़की को कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतार कर अपनी दोस्त जलपरी से मेरे लिए मदद मांगो तब कि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊं। ये सुनकर विलन लड़की गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम तो पहले ये कहते थे कि मैंने जलपरी से तुम्हें काबू किया है, लेकिन अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। तभी वो शरारती लड़कों का ग्रुप वहाँ टैंकर लेकर आ जाता है। वो डांसिंग क्लब में मौजूद पंप में एक बड़ा सा पाइप लगा देते हैं
और फिर तभी अचानक इस पार्टी में खून की बारिश होने लग पड़ती है। ये सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और भागने लग पड़ते हैं, जबकि वेडनेसडे वहाँ मौजूद रहती है और वो ये सब देखकर बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि ये बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी, जिसमें वो काफी एंजॉय कर रही थी। अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसका दोस्त अकेला जंगल में चला गया है और वहाँ वो मुसीबत में है और उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पार्टी में जंगल की तरफ चल पड़ती है। असल में वो मॉन्स्टर अब यूजीन के पीछे पड़ गया था। सिंक्लेयर को मालूम पड़ जाता है कि ये सब मेयर के बेटे और इसके दोस्तों ने किया है। वो लड़के अब सिंक्लेयर का मजाक उड़ा रहे थे कि तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उन लड़कों को भगा देता है। उसी वक्त सिंक्लेयर उसे बताती है कि असल में उसे डांस पार्टी में तुम्हारे साथ जाना था, लेकिन मैं ना कह सकी क्योंकि उस रात तुमने मुझे धोखा दिया था। तभी वो लड़का उसे बताता है कि असल में उस रात वो अपने ही सांपों से स्टोन बन गया था, इसलिए नहीं आ सका। ये सुनकर सिंक्लेयर खुश हो जाती है। यूजीन भागते हुए गिर पड़ता है एंड उसी वक्त मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। इसकी चीख की आवाज सुनकर वेडनेसडे जब वहाँ पहुँचती है तो उसे जख्मी हालत में पाती है। इसी दौरान स्कूल टीचर भी वहाँ पहुँच जाती है। वेडनेसडे अब इस कोशिश में थी कि वो ये जान सके कि आज से 32 साल पहले जो कत्ल हुआ था उसका इल्ज़ाम उसके डैड पर किस वजह से लगा था। उस दिन तूफानी बारिश हो रही थी कि रात के वक्त जब प्रिंसिपल जा रही होती है उसके सामने एक डेड बॉडी गिरती है और ऊंचाई में वेडनेसडे के डैड खड़े थे जिनके हाथ में एक तलवार थी। प्रिंसिपल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और बताया कि ये दोनों मोंटिशिया के लिए लड़ रहे थे। एक वीक बाद पेरेंट्स वीक था और आज वेडनेसडे के पेरेंट्स के अलावा बाकी तमाम बच्चों के भी पेरेंट्स मिलने आए थे। वो अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे होते हैं। मोंटिशिया इस बात की उम्मीद कर रही थी कि वेडनेसडे उससे मिलकर खुश होगी। वेडनेसडे जो कि अपने रूम में मौजूद थी और अपने पेरेंट्स को आते हुए देख रही थी। सब बच्चे अपने अपने वलदैन के पास मौजूद थे, जहां प्रिंसिपल बताती है कि यूजीन बहुत जल्द सेहतयाब होकर आप लोगों से मिलेगा। वेडनेसडे जो कि सिंक्लेयर के साथ खड़ी थी उसे बताती है कि यूजीन कोमा में है और वो खुद को इस बात का ब्लेम दे रही थी। वो दोनों अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जहाँ वेडनेसडे बताती है मैं समझी वो जासूसी हाथ आप लोगों को मेरी हर बात की खबर देता होगा। ये सुनकर दोनों शर्मिंदा हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर की मॉम उसे सूंघकर उससे पूछती थी क्या तुम मजेदार गोश्त खाती हो या कि नहीं। बियांका और जेवियर खड़े सब बच्चों को देख रहे थे, जहां जेवियर उसे माफी मांगता है और वो दोनों अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से बियांका की मॉम उसे बुलाती है। बियांका अपनी मॉम को देखकर परेशान हो जाती है। प्रिंसिपल के ऑफिस में वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स मौजूद थे, जहां प्रिंसिपल वेडनेसडे के बारे में कंप्लेंट्स करती है और वो उससे बहुत ज्यादा नाखुश थी। प्रिंसिपल उन्हें वेडनेसडे के साथ मिलकर डॉक्टर के साथ सेशन लगाने को कहती है। न चाहते हुए भी उसके पेरेंट्स ये दावत कबूल कर लेते हैं। शेरिफ उस वक्त कॉफी बार में उस नाखन की डीएनए रिपोर्ट के बारे में फोन पर बात कर रहा था। अचानक उसकी नजर वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स पर पड़ती है और उसके डैड को देखकर शेरिफ गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो समझता था कि आज से 32 साल पहले जो कत्ल हुआ था उसके जिम्मेदार उसके डैड हैं। वेडनेसडे की फैमिली का सेशन शुरू होता है, जहां पर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से उस कत्ल के बारे में पूछती है कि इस शख्स के कत्ल का इल्जाम आप लोगों पर क्यों लगा था। मोंटिशिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। बियांका की मां उसे घर वापस लेकर जाने के लिए आई थी, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और वो उसे धमकी देती है कि अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं तुम्हारे सब राज बता दूंगी। वेडनेसडे अपने दोस्त को मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो उसे कोमा में पड़ा देकर मायूस हो जाती है, जबकि वेडनेसडे का दोस्त वो हाथ यहाँ पर मौजूद उसकी हिफाजत के लिए मसरूफ था। यूजीन की मॉम्स वहाँ आती है और वेडनेसडे को बताती है कि यूजीन तुम्हारे बारे में अक्सर हमसे बातें करता था और हमें उम्मीद है कि तुम उसके बीमार पड़ने के बाद उसकी तमाम शहर की मक्खियों की हिफाजत करोगी। वो डॉक्टर जो उस केस में अपनी सर्विस का आखिरी हफ्ता एंजॉय कर रहा था, अचानक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। शेरिफ को इस बात का यकीन था कि उसका कत्ल हुआ है। वहाँ उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसने एक खत लिखा है कि मेरी मौत की असल वजह वो जाली रिपोर्ट थी जो मैंने बनाई थी और जिसकी वजह से वेडनेसडे के डैड कैद होने के बाद रहा हो गए थे। शेरिफ के पास आज पहली मरतबा वो सबूत लगा था जिसे पाकर वो बहुत खुश था। वेडनेसडे उस स्टैचू के पास खड़ी थी कि अचानक उसकी नजर उसकी मॉम पर पड़ती है, जो कि रेड रोज लेकर कब्रिस्तान में जाती है, जहां वो ये फूल तोड़कर एक कब्र के सामने फेंकती है और वहां से चली जाती है। वेडनेसडे को मालूम पड़ता है कि ये कब्र उस गैरेट गेट्स की है जिसके कत्ल का इल्जाम उसके डैड पर था। खाने के दौरान वेडनेसडे वहां से चली जाती है। उसे परेशान देखकर उसके डैड उसे सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माम उसे मना कर देती है। सब लोग अपनी पसंद का खाना एंजॉय कर रहे होते हैं कि सिंक्लेयर की माम उसे पूछती है कि क्या तुम वेयरवुल्फ बनी हो या कि नहीं। शेरिफ उसी दौरान वहां आता है और वेडनेसडे के डैड को गिरफ्तार कर लेता है। वहां पर मौजूद तमाम लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। वेडनेसडे और उसका दोस्त अपने डैड से मिलने आते हैं, जहां वो उससे पूछती है कि मैंने अपनी माम को एक कब्र पर गुलाब रखते हुए देखा है और वो कब्र गैरेट गेट्स की थी। इसके डैड उससे बताते हैं कि गैरेट गेट जो कि जेरिको के सबसे पुराने और अमीर खानदान से था, एक तरफा मोहब्बत करने लगा था तुम्हारी माम से, जबकि तुम्हारी माम और मैं एक दूसरे को चाहते थे। एक रात
वो मुझे कत्ल करने के इरादे से आया था, मेरी जान खतरे में थी और मुझे उसे कत्ल करना पड़ा। वो मुझे मारने ही लगा था कि मैंने तलवार निकाली और उसे मार दिया और ये एक हादसा था। इनकी बातें सुनकर वेडनेसडे को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस बात की खोज लगाना चाहती थी। वो शेरिफ से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ वो बताती है कि डैड बेकसूर है और कातिल कोई और है। डीएनए रिपोर्ट जानने के बाद वो बताती है जिसने यूजीन पर हमला किया उसी ने डॉक्टर को भी मारा है। उसकी बात सुनकर शेरिफ उसे जाने को कहता है और ये भी बताता है कि गैरेथ गेट्स सिर्फ कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी पूरी फैमिली वक्त के साथ मर गई। सिंक्लेयर की मॉम उसे एक ब्रोचर देती है जिसमें ऐसे थेरेपिस्ट के बारे में लिखा हुआ था जो उसे वेयरवुल्फ में बदलने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये जानकर वो गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अपने भाई के पास जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि डैड वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब उसे इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि उसके डैड बेकसूर हैं। अब वो अपनी मॉम से मिलने आती है, जहाँ पर वो पूछती है मुझे मालूम है डैड ने गैरेथ गेट्स को नहीं मारा था, और उसकी मॉम अब उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उस रात तुम्हारे डैड की जान बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और उसका चेहरा एक जानवर जैसा दिख रहा था। तुम्हारे डैड ने मुझको बचाने के लिए वो इल्जाम खुद पर ले लिया। मुंह से झाग और फटी हुई आंखों की वजह जानने के लिए वो कब्र खोती है ताकि वो वजह मालूम कर सके। इसी दौरान पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वो बताती है कि उसने गैरेथ गेट्स की उंगली काट ली थी, जिसे देखकर उन्हें मालूम पड़ गया था कि उसे जहर दिया गया था। ये जानकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। जैसे ही वेडनेसडे वो फिंगर वापस लेती है, उसे ख्याल आता है कि उसे वो जहर उसके डैड ने दिया था ताकि वो वेडनेसडे के डैड को मार सके, लेकिन लड़ाई के दौरान वो बोतल टूट जाती है और उसका असर उसके ऊपर हो जाता है। वो ख्याल से जब वापस आती है तो बताती है कि ये जहर इस्तेमाल करके स्कूल के तमाम बच्चों को गैरेथ गेट्स मारना चाहता था। अब वो लोग मेयर से मिलने आते हैं। वेडनेसडे उसे बताती है कि हमें मालूम पड़ गया है कि इसे जहर दिया गया था, और वो कटी हुई उंगली उसके सामने रख देती है क्योंकि उस वक्त शेरिफ की जगह वो इंचार्ज था और वो इस हकीकत को जानता था। इसलिए वो अब मेयर को कहते हैं कि उसके डैड पर इल्जाम को खत्म किया जाए और शेरिफ मेरे डैड से माफी भी मांगे। बाहर जाकर मोर्टिशिया अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करती है, उसकी पावर के बारे में पूछती है। वेडनेसडे बताती है कि नेवरमोर आने से पहले मैं किसी चीज को छू लूं मुझे पास या फ्यूचर में ख्यालात आने लगते हैं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी माम उसे बताती है कि मुझे भी ऐसे ख्यालात आते थे लेकिन वो पॉजिटिव थे, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा है। शेरिफ अब वेडनेसडे से माफी मांगता है और बताता है कि वेडनेसडे और टेलर एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वेडनेसडे की फैमिली दोबारा से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। मेयर अब गैरेथ गेट्स उसकी फैमिली के बारे में और जानने लगता है। सिंक्लेयर अपनी मॉम को इनकार कर देती है कि वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी। अगर उसे वेयरवुल्फ बनना होगा तो वो खुद ही बन जाएगी। बियांका अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि इस साल के बाद वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाएगी और वो वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अपने भाई और पेरेंट्स से मिलती है और वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मोर्टिशिया उससे बताती है जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे क्रिस्टल बॉल पर मिल लेना। वेडनेसडे अब जान चुकी थी कि प्रिंसिपल के पास ऐसी ताकत है जिससे वो अपने आप को किसी रूप में भी बदल सकती है। वो उससे धमकी देती है कि अब वो ये बात शेरिफ को बताएगी, लेकिन ये सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि रोवान के पेरेंट्स को पता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और मैंने ये सब स्कूल को बचाने के लिए किया है। स्कूल के बाहर सहन में आग लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था फायर विल रेन। ये देखकर प्रिंसिपल और बाकी सब परेशान हो जाते हैं और अब वेडनेसडे के ज़हन में इससे रिलेटेड और सवालात जन्म ले रहे थे। वेडनेसडे अब कैंडल्स का दायरा बनाकर बैठी हुई थी। असल में वो उस लॉकेट का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों से बात करना चाह रही थी। वो गुडी की मदद से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाह रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आता है और तमाम कैंडल्स बुझ जाती है। एंड उसी वक्त सिंक्लेयर कमरे में दाखिल हो जाती है। सिंक्लेयर के पूछने पर वो बताती है कि मैं अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। अचानक दरवाजे के नीचे से कोई लेटर भेजता है और उससे मिलने को कहता है। रात के वक्त वो दोनों जोसेफ क्रैकस्टोन की बिल्डिंग के पास जाते हैं। अंदर जाकर उससे महसूस होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद उसके तमाम दोस्त उसके सामने सरप्राइज लेकर आ जाते हैं क्योंकि आज उसकी सालगिरह थी और उसे मालूम पड़ता है ये सब प्लानिंग उसके दोस्त थिंगी ने की है। वहाँ उसे दीवार में लैटिन जबान में कुछ लिखा नजर आता है जिसका मतलब ये था कि शोले बरसेंगे जब मैं लौटूंगा। जैसे ही वेडनेसडे उसे छूती है उसे ख्याल आता है। इसकी मुलाकात गुडी से होती है जो उसे बताती है कि क्रैकस्टोन को रोकना है तो इस जगह का भेज जाना, और वो गायब हो जाती है। सिंक्लेयर उसे बताती है कि थिंगी की इसमें कोई गलती नहीं है, पार्टी का प्लान उसका अपना था। थिंग एक बॉक्स घसीट कर वेडनेसडे को देता है। असल में ये गिफ्ट उसके मॉम डैड ने भेजा था। इसमें मरी हुई गुलहरियां मौजूद थी। सिंक्लेयर ने भी उसे स्कार्फ जैसा गिफ्ट दिया था। मेयर अब प्रिंसिपल से मिलता है और डांस पार्टी में जो हुआ उस पर अफसोस का इजहार करता है क्योंकि सबको मालूम पड़ गया था कि वो काम मेयर के बेटे का था। अब प्रिंसिपल मेयर से पूछ रही थी कि इसके पीछे और जो भी गुंडे मौजूद है तुम उनका नाम मुझे बताओ, लेकिन मेयर को इस बात का इल्म न था कि इसके पीछे लुकस के फ्रेंड्स भी थे। सब परेशान थे कि लॉन पर आग से किसने लिखा है और अब वेडनेसडे इस मसले का हल निकालना चाह रही थी। जेवियर उससे पूछता है कि तुम्हें ख्याल में क्या नजर आया था, लेकिन वेडनेसडे उसे मुकम्मल इग्नोर करती है और वो वहाँ से चला जाता है। बियांका अपनी क्लास फेलो लुकस से मिलती है। असल में वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से पार्टी में उसका कीमती ड्रेस बर्बाद हो गया था। वेडनेसडे बताती है कि मुझे बर्थडे मनाना अच्छा लगता है क्योंकि ये दिन मुझे याद दिलाता
बताता है कि मैं मौत के और भी करीब आ गई हूँ। वो अपने बचपन के दिनों को याद करके खुश हो रही थी। वो ये सब बातें अपने दोस्त से बयान कर रही थी जो कि अभी तक कोमे में मौजूद था। अचानक वहाँ डॉक्टर आ जाती है और वो उसे याद दिलाती है कि वो सेशन जो उसने वेडनेसडे की फैमिली के साथ गुजारा था वो उसका यादगार सेशन था। वेडनेसडे उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर डॉक्टर ने बताया यूजीन की मॉम्स ने अपने घर जाना था इसलिए मैं इसका ख्याल रखने आ गई। लेकिन जब वो वहाँ पर मौजूद होती है और वो गिफ्ट जो वो लेकर आती है वो एक पुराने सूखे हुए फूल होते थे। डॉक्टर इसे गुडी के बारे में पूछती है। वेडनेसडे यूं अचानक डॉक्टर से गुडी का मुंह सुनकर हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेयर ने लंदन से पुराना डेथ सर्टिफिकेट मंगवाया था। टेलर भी अनोखे अंदाज में वेडनेसडे को बर्थडे विश करता है। वो वेडनेसडे को डिनर के लिए बुलाता है लेकिन वेडनेसडे उसे इग्नोर करती है और इस पर कोई जवाब नहीं देती। वेडनेसडे इसे एक पुराने गेट की तस्वीर दिखाती है लेकिन टेलर उसे पहचानने से मुकम्मल इनकार कर देता है। उसी वक्त शेरिफ वहाँ कॉफी बार में कॉफी पीने आता है। वेडनेसडे उसे बताती है कि स्कूल में आग से लिखी हुई बात का क्रैक स्टोन की दीवार से जरूर कोई गहरा ताल्लुक है, लेकिन उस वक्त शेरिफ इसकी बात को मजाक समझकर उड़ा देता है। जेवियर अपने आर्ट रूम में था जहाँ वो गुस्से में कुछ ड्राइंग्स बना रहा था कि अचानक वहाँ वेडनेसडे आ जाती है और वो उसे ड्राइंग्स दिखाकर मदद का कहती है। ये बिल्कुल वही ड्राइंग्स थी जो जेवियर आज से 2 दिन पहले बना चुका था। जेवियर उसे वो जगह भी बता देता है जहाँ ये गेट मौजूद होता है। दूसरी तरफ थिंग एक ड्राइंग से कपड़ा हटाता है। वो ड्राइंग्स असल में वेडनेसडे की होती है। जेवियर उसे बताता है कि डांस पार्टी के बाद मैंने तुम्हें बुलाना चाहा लेकिन मैं बुला न सका। वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करके वेडनेसडे के गिटार की धुन बजाता है। वो उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो वेडनेसडे को कितना पसंद करता है लेकिन वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। टेलर रात के वक्त बियांका से मिलता है और उसे एक गिफ्ट लुटाता है। असल में ये गिफ्ट सिंक्लेयर ने वेडनेसडे को दिया था। वो कॉफी बार में भूलकर यहाँ से जा चुकी थी। बियांका टेलर से वो गिफ्ट ले लेती है ताकि वो वेडनेसडे को वापस कर सके। अचानक उसी वक्त लूकस आ जाता है और वो उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम को गलत साबित करना चाहती हूँ और मुझे लगा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। लूकस उसे बताता है कि आउट डे रीच पर जो हुआ शायद वो अपने डैड की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसीलिए डांस पार्टी में उसने बिगाड़ पैदा किया है। फाइनली वेडनेसडे उस घर पहुंच जाती है। उस घर में गैरेट गेट्स रहता था। ये वही लड़का था जिसके खून का इल्जाम वेडनेसडे के डैड पर लगा हुआ था। अब उसे याद आता है कि गुडी ने उससे ये घर किस वजह से दिखाया है और अब वो इस बात की खोज लगाना चाह रही थी और इसके लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही थी। जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो वो मेयर को देखकर हैरान रह जाती है जो कि उस घर में पहले से मौजूद था। मेयर घर से बाहर निकलता है और शेरिफ को फोन करके बताता है कि वो असली कातिल तक पहुंच चुका है और अब वो उसे मिलकर उसका नाम बता देगा। दूसरी तरफ थिंगी उसका ध्यान बटाता है ताकि वेडनेसडे उसकी कार में दाखिल हो सके और वो दोनों इस ट्रिक में कामयाब हो जाते हैं। मेयर शेरिफ से मिलने के लिए कॉफी बार में जाता है कि जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा होता है कि एक ब्लू कार आकर उसका एक्सीडेंट कर देती है। ये देखकर वेडनेसडे परेशान हो जाती है। अब शेरिफ वेडनेसडे से इंक्वायरी करता है कि तुम मेयर की कार में क्या कर रही थी। वो सब कुछ सच सच बता देती है कि मैंने उन्हें घर से निकलते हुए देखा था और आपसे बात करते हुए भी सुन लिया था। वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल अब वेडनेसडे पर गुस्सा करती है कि हर इंसिडेंट में तुम कैसे मुलव्वस हो जाती हो। वो स्कूल को लॉकडाउन में डाल देती है ताकि कोई भी बच्चा या स्टाफ मेंबर यहाँ से बाहर न जा सके। रात के वक्त जब वेडनेसडे नॉवल लिख रही होती है कि रेड शूज वाली टीचर इसके पास आती है और मेयर के एक्सीडेंट पर इजहार अफसोस करती है। वो जवाब में कहती है कि प्रिंसिपल को बता दो कि मैं अपने रूम में हूँ, लेकिन वो टीचर उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये किताब देने आई थी, शायद इससे तुम्हें कोई मदद मिल सके। वो बताती है कि इसकी राइटर सिर्फ 19 साल की थी जब उसने ये किताब लिखी है। वेडनेसडे टीचर को बताती है कि जब तक मैं असली मॉन्स्टर को ना पकड़ूं मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वेडनेसडे उसे वो किताब वापस कर देती है क्योंकि वो हर इंसिडेंट को अपने अंदाज और सोच में हल करना चाह रही थी। ये सुनकर वो टीचर मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अगली सुबह टेलर को फोन करती है ताकि वो दोनों नॉन बर्थडे डिनर में जा सके। ये सुनकर टेलर खुश हो जाता है जबकि शेरिफ उसे वेडनेसडे से दूर रहने को कहता है। टेलर अपने वालिद की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और पूछता है क्या तुम वाकई मेरी मॉम से प्यार करते थे। 8 बजने से पहले वो सिंक्लेयर से माफी मांगती है कि तुम्हारी सरप्राइज पार्टी की वो कदर न कर सकी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। वेडनेसडे उसे कहती है कि काश आज अगर लॉकडाउन ना होता तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स दोबारा से बर्थडे मना सकते। असल में वो स्कूल से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही थी और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। स्कूल से बाहर टेलर इंतजार कर रहा था कि अचानक से वेडनेसडे और सिंक्लेयर आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वेडनेसडे अब टेलर को वहाँ से जाने को कहती है। जेवियर थोड़ी देर बाद छत से वेडनेसडे के रूम में जाता है ताकि माफी मांग सके, लेकिन अंदर जाकर उसे मालूम पड़ता है कि वेडनेसडे रूम में मौजूद नहीं है। असल में वेडनेसडे इन दोनों को इस्तेमाल करके गैरेट गेट्स के घर में ले गई थी। टेलर और सिंक्लेयर की मदद से वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। अंदर जाकर उन्हें वही गाड़ी दिखती है जिसकी वजह से मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। घर के अंदर जाकर उसे पूरी फैमिली की तस्वीर दिखती है। वो सोच रही थी कि ये सब तो पहले मर चुके हैं, तो गुडी ने मुझे यहाँ पर
क्यों बुलाया। उसे वहाँ लाइब्रेरी में एक खुफिया कमरा मिलता है। ये सब देखकर सिंक्लेयर घबरा जाती है। जबकि वेडनेसडे उस खुफिया रूम के अंदर दाखिल होती है, उसे वहाँ वही टाइटल लिखा हुआ मिलता है। मोमबत्ती को छूकर उसे महसूस होता है कि जैसे इन्हें कुछ देर पहले ही बुझाया गया हो। वो टेलर को वहाँ छोड़कर खुद ऊपर चली जाती है। वो दोनों एक ऐसे रूम में जाते हैं जिसका बिस्तर देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ताज़ा बना हुआ हो। उन्हें एलजी के नाम से एक गिफ्ट पीस नजर आता है जिसका मतलब है लॉरल गेट्स। इन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। अचानक से वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं। वो दोनों एक लिफ्ट में फंसे होते हैं जिसकी तार टूटने की वजह से ग्राउंड फ्लोर में गिर जाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत से लोगों के इकट्ठे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वो मॉन्स्टर भी यहीं पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उन दोनों पर हमला करता, वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वेडनेसडे वापस जाती है क्योंकि टेलर अकेला था। वो उसे जख्मी हालत में पाती है कि अचानक से जेवियर भी वहाँ भी आ जाता है। वेडनेसडे अब टेलर को स्टिचेस लगा रही थी कि अचानक से उसके डैड आ जाते हैं। वो शेरिफ को लेकर उसी घर में जाती है, लेकिन इस बार ना वहाँ गाड़ी मौजूद थी, ना बेडरूम, ना वो बॉडी पार्ट्स। शेरिफ बहुत गुस्से में आ जाता है। वो वेडनेसडे को स्कूल में उतार कर वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल को मालूम पड़ गया था और अब वो वेडनेसडे को स्कूल से निकालने के बारे में सोच रही थी कि वेडनेसडे ने वही तस्वीर उन्हें दिखा दी और रोवन से मुतालिक सब कुछ उन्हें सच सच बता दिया। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे आखिरी मौका दे देती है। सिंक्लेयर अब वेडनेसडे को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब वेडनेसडे को याद आता है कि गुड्डी ने कहा था उसे अकेला रहना है। शायद यही उसकी किस्मत है। उसी रात कोई आता है और मेयर की ऑक्सीजन पंप को निकालकर उसे मार देता है। स्कूल के सब बच्चे मेयर वॉकर के फ्यूनरल में शरीक होते हैं क्योंकि मेयर वॉकर का खून हो गया था और कातिल इन्हीं में से एक था और वो अपनी अगली चाल सोच रहा था। वेडनेसडे को यकीन हो गया था कि वो उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसका यकीन जेवियर पर और पक्का होता जा रहा था। लुकस बहुत गमगीन था। सब लोग वहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन वेडनेसडे वहीं पर खड़ी मौजूद थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि दरख्त के पास खड़ा उसे घूर रहा था। वो उसका पीछा करती है। उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने अंकल हैं। वो बताता है कि आज सुबह ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और आते ही यादों का जोरदार मुक्का खाया है। मुझे यहाँ के तमाम हालात का मालूम है। मॉन्स्टर, किलिंग, हंगामा। असल में वो बताता है मुझ पर चोरी का इल्जाम है और उन्हें छुपने की जगह चाहिए। तो वेडनेसडे उन्हें एक केबिन में छुपा देती है और पूछती है कि अंकल, क्या आपको उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ मालूम है? उसके अंकल को इसके बारे में मालूम था। वो बताते हैं कि इसे हाइड कहते हैं और वो एक लड़की के बारे में बताता है कि एक दिन अचानक में वो मॉन्स्टर में तब्दील होगी और ऑडियंस में मौजूद काफी लोगों को मार डाला। अगर तुम्हें और मालूमात लेनी है तो तुम्हें नाइट शेड लाइब्रेरी में जाना होगा। अंकल को वर्म्स खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वो खाने लगते हैं, वेडनेसडे उन्हें रोक देती है। अब उसके ज़हन में बहुत से सवाल थे, जैसे कि लॉरल गेट्स की फैमिली मर चुकी है तो इसके कमरे में कौन सो रहा है, उसके पास मेरी तस्वीरें क्यों हैं और उसका हार्ट से क्या ताल्लुक है। सिंक्लेयर बहाने बहाने से वेडनेसडे से मिलने आती है। असल में वो अपनी दोस्त को मिस कर रही थी, लेकिन वेडनेसडे की जली हुई बातें सुनकर वो वापस चली जाती है। रात के वक्त वेडनेसडे इस लाइब्रेरी में जाती है और अपने अंकल को पुकारती है, लेकिन उनकी बजाय वहाँ जेवियर आ जाता है। जेवियर वेडनेसडे की यहाँ होने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि मैं रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर आई हूँ। जेवियर बताता है कि अगर तुम इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ ढूंढ रही हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वेडनेसडे सोचती है, हाँ तुम यहाँ पर मौजूद हो तो मुझे कैसे मिल सकता है क्योंकि तुम खुद ही मॉन्स्टर हो। जेवियर उसे बताता है कि तुम गलत आदमी पर शक कर रही हो। मैं पहले दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ शक और झूठ। वेडनेसडे बताती है कि जहाँ जहाँ कत्ल होता है तुम वहीं मौजूद होते हो। रोवान की डेथ के रोज, आउटरीच के दिन भी तुम वहीं पर मौजूद थे। तुम मॉन्स्टर की ड्राइंग भी बनाते हो, हालांकि तुमने आज तक उससे कभी देखा ही नहीं। इसके बाद जब टेलर पर हमला हुआ था तुम वहीं पर मौजूद थे। वो कहता है अगर मैं मॉन्स्टर हूँ तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके अंकल वहाँ आते हैं और वो दोनों मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं। थिंग वो लॉकर खोलने में इनकी मदद करता है जहाँ वो डायरी रखी हुई होती है। वो दोनों कमरे में जाते हैं। उस डायरी में मॉन्स्टर से मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है। वेडनेसडे को मालूम पड़ जाता है कि खूनी एक नहीं दो है, मॉन्स्टर और उसका मास्टरमाइंड जो उसे कंट्रोल करता है। तभी एन उसी वक्त दरवाजे में दस्तक होती है और वो रेड शूज वाली टीचर अंदर दाखिल हो जाती है। उसके आने से अंकल छुप जाते हैं और वो टीचर असल में सिंक्लेयर और वेडनेसडे के झगड़े को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन वेडनेसडे की जिद की वजह से वो नाकाम लौट जाती है। जेवियर किसी से फोन पर बात करता है। एन उसी वक्त वेडनेसडे वहां पर पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। जेवियर उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसके अंकल ने जेवियर की साइकिल में ट्रैकर डिवाइस लगा दी थी। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि वो उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलता है। वेडनेसडे उसी वक्त प्रिंसिपल के रूम में जाती है जहां डॉक्टर किंग बोर्ड पहले से मौजूद थी। वो दोनों खुश थे क्योंकि उसे डॉक्टर की असेसमेंट के मुताबिक वेडनेसडे अब स्कूल का हिस्सा बनती जा रही थी। इसे मालूम पड़ गया था कि डॉक्टर किंग बोर्ड ही मॉन्स्टर की मास्टरमाइंड है
जबकि दूसरी तरफ उसके अंकल केचप खाकर लुत्फ उठा रहे थे। टेलर चाय देने के बहाने आता है और वेडनेसडे उसकी मुलाकात अपने अंकल से कराती है, जिसे मिलने के बाद उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। टेलर वही मॉन्स्टर की डायरी देख लेता है। वेडनेसडे उसे मॉन्स्टर से मुतालिक सब कुछ बता देती है। अचानक वहीं शेरिफ आ जाते हैं। वो एक पोस्टर टेलर को देते हैं जिस पर वेडनेसडे के अंकल की तस्वीर थी और उन पर बैंक रॉबरी का इल्जाम था। इससे पहले ही उसके अंकल गायब हो चुके थे। टेलर दोबारा से वेडनेसडे को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन वो इस बार मान जाती है। वो जाते हुए थिंकी को डायरी दे देती है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। टेलर एक काला फूल वेडनेसडे को देता है और गुफा के अंदर ले जाता है। वेडनेसडे देखती है कि टेलर ने गुफा को सजाया हुआ है। वहाँ पर उसे शादी के लिए पूछने ही वाला था कि अचानक उसके फादर वहाँ आ जाते हैं। वो बताते हैं वो चोर मुझे यहाँ आए हुए दिखाई दिया था क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल बाहर मौजूद थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। रात के वक्त जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो सब सामान इधर उधर बिखरा देखकर परेशान हो जाती है और उसकी डायरी भी वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अपने साथी हाथ को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने आर पार चाकू कर दिया था और अब इसमें जान नहीं थी और वो मर गया था। वो हाथ को लेकर अपने अंकल के पास जाती है और कहती है प्लीज अंकल कैसे भी करके इसको जिंदा कर दीजिए। तभी अंकल बिजली के बार बार झटके से लगाते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। उसके होश आने पर वो उससे पूछती है अच्छा तुम पर हमला किसने किया, जिस पर वो इशारों से बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। और वेडनेसडे भड़क जाती है और कहती है चाहे कोई भी हो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी और वो जो भी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक वो प्रिंसिपल को आके कहती है कि किसी ने मेरे कमरे में तोड़ फोड़ कर दी है, साथ ही कोई उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसे आई? तुम ऐसी हरकतें मत किया करो कि एकेडमी को बंद करना पड़े और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जब वेडनेसडे जा रही होती है तो उसके पास उसके साथी आते हैं और उसे बताते हैं कि गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था उसकी माम को किसी ने डबो कर मारा है और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने ले ली थी। डॉक्टर का नाम सुनकर उसे दिमागी डॉक्टर पर शक होता है, इसलिए वो सीधा उन्हीं के पास जाती है और कहती है मैं जानती हूँ आपके अंदर गैरेट के माम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला ले रही है और अब बस कर दो क्योंकि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। ये सब सुनकर डॉक्टर परेशान हो जाती है और वो जज को फोन करके बताने वाली थी कि वेडनेसडे का इलाज अब इससे मुमकिन नहीं, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो प्रिंसिपल को कॉल करती है और कहती है वेडनेसडे आई थी, इसका बर्ताव काफी अजीब था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और उस डॉक्टर को हमला करके मार देता है। डॉक्टर तो अब मर गई थी और वेडनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है, इसलिए वो उसे मिलने उसके केबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे इसका शक और भी पक्का हो जाता है। उसी वक्त पुलिस वहां आकर जेवियर को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को यहाँ उसी ने बुलाया था। अब जब वेडनेसडे कमरे में वापस आती है तो देखती है कि उसकी रूममेट वापस आ गई थी क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत मिस किया। इसके बाद वो कॉफी बार में अपने दोस्त टेलर के पास जाती है। टेलर को मालूम पड़ चुका था कि जेवियर को पकड़ लिया गया है क्योंकि वही मॉन्स्टर है। वेटर को छूने के बाद उसे ख्याल आता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त टेलर है और उसी ने डॉक्टर को मारा है। होश में आने के बाद वो वहां से भागने लग पड़ती है। वेडनेसडे ने टेलर को रात के वक्त जंगल में बुलवाया था। टेलर को यकीन नहीं आ रहा था कि उस रात भागने के बाद वेडनेसडे उससे दोबारा मिलेगी। वो बताती है जेवियर ने मुझे वार्न किया था लेकिन मैं नहीं मानी और असली मॉन्स्टर ने उसे जेल भिजवाने में मेरी मदद की। वो उससे पूछती है हाइड अपने मालिक के वफादार होते हैं तो तुमने डॉक्टर किंग बोर्ड को क्यों मारा? आउटरीच के दिन तुम्हें पता था मैं वहाँ जा रही हूँ। यूजीन से बात करते हुए तुमने मुझे सुन लिया था। लेकिन टेलर मुसलसल इनकार करता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है। तभी वहाँ वेडनेसडे के सारे दोस्त आ जाते हैं और टेलर को पकड़कर कुर्सी में बांध देते हैं। बियांका की जादुई आवाज से वो बेहोश हो जाता था। होश में आने के बाद वो अपने आप को जेवियर के आर्ट रूम में पाता है। वो जान चुकी थी कि टेलर की मॉम नॉर्मल नहीं थी बल्कि वो आउटकास्ट से थी और वो एक हाइड थी। अब वेडनेसडे इस पर जुल्म करना चाहती थी ताकि सच उगलवा सके, लेकिन उसके दोस्त ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी टेलर के डैड वहाँ आ जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने कॉल करके उन्हें सब कुछ सच बता दिया था, जो आकर वेडनेसडे को अब गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वेडनेसडे इसके डैड पर शक करती है कि इसने ये सच सबसे छुपाया है क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर का नाखून और उसमें मौजूद मैस का टुकड़ा भी दिया था, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही होती है तो टेलर उसके पास आता है और वो कहता है बताओ तुम्हें हारना कैसा लगता है? वो उसे बताता है कि वही असली मॉन्स्टर है और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस हरकत के बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी है, इसलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जाता है। लेकिन वो अपनी बात पर कायम थी कि टेलर
टेलर ही असली मॉन्स्टर है। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल इसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी और अब वो इसे यहाँ से जाने का कहती है। जाने से पहले वो जेवियर से मिलने आती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वेडनेसडे उसे बताती है सिंह तमाम सिक्योरिटी कैमरा संभाले हुए, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि असली मॉन्स्टर तुम नहीं बल्कि टेलर है। वो उसे कह देता है इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ये एकेडमी छोड़कर चली जाओगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद वो एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसकी जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि टेलर ने कहा कुछ बुरा होने वाला है और वो उसे रोकना चाहती थी। इसके बाद वो अपने रूम में आकर अपना सारा सामान पैक करती है। सिंक्लेयर उसकी सामान पैक करने में मदद करती है। वो उसे बताती है वो उसे बहुत मिस करेगी। सिंक्लेयर इसे वादा करती है तुम्हारे जाने के बाद टेलर ने अगर कुछ ऐसा किया हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। उसे खुशखबरी सुनाती है कि यूजीन को होश आ गया है। इसके बाद वो सबसे आखिरी मुलाकात करती है। वो रेड शू वाली टीचर इसे व्हाइट फ्लावर देकर गुड बाय करती है। वो सबसे आखिर में अपने बेस्ट फ्रेंड से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। वो उसे होश में देकर बहुत खुश थी और उसे बताती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर ना निकलना क्योंकि बाहर वो मॉन्स्टर हो सकता है। तभी वो बताती है उस दिन गुफा में आग लगाने वाली और धमाका करने वाली डॉक्टर किंग बोर्ड थी। वो उसे बताता है कि नहीं, धमाका करने वाली की जूते लाल थी और डॉक्टर किंग बोर्ड कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। इसके बाद वो सीधा उस टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे। वो कहती है बाकी तमाम लोग तो बिला वजह मारे गए हैं जबकि असली कातिल तो तुम हो। तुमने बदले की सारी हदें पार कर दी और अब अपना नाटक बंद करो। वो उसे बताती है तुम्हारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है क्योंकि टेलर ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। तुमने जरूर किसी पौधे की पॉइजन से टेलर को अपने कंट्रोल में किया होगा। तुमने टेलर की माँ की असलियत बता दी ताकि उसे अपने कंट्रोल में कर सके। आखिरकार वो सब कुछ मान जाती है और टेलर को हुक्म देती है कि वो वेडनेसडे को मार दे। वो उसे बताती है आज तुमने स्टेशन तक नहीं पहुंचना था क्योंकि मैंने टेलर को पहले ही वहां पर भेज दिया था ताकि वो तुम्हें मार दे। ये सब बातें प्रिंसिपल सुन लेती है क्योंकि वो टेलर का रूप बदलकर यहाँ पर खड़ी सब बातें सुन रही थी और अब वो टीचर जहर का इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा देती है जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। वो वेडनेसडे को भी सर में मारकर बेहोश कर देती है। ये सब वो हाथ देख रहा होता है। यूजीन कॉल करके सिंक्लेयर को उस टीचर की सारी असलियत बता देता है। इसी दौरान वो हाथ आता है और बताता है कि प्रिंसिपल को मार दिया गया है और वेडनेसडे को टेलर वो रेड शू वाली टीचर यहाँ से ले गई है। अब वो बी बॉय भी अपनी दोस्त की मदद के लिए निकल पड़ता है। गुफा में आकर वेडनेसडे को मालूम पड़ गया था कि जिन बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया गया था वो असल में इस जादूगर को जिंदा करने के लिए इकट्ठा किए गए थे। वेडनेसडे को मालूम पड़ गया था कि वो किताब भी इसी टीचर ने चुराई थी। टीचर बताती है कि गुडी ने सिर्फ इस जादूगर को मारा नहीं था बल्कि अपने खून से इसकी कब्र पर एक ताला लगा दिया था और अब इस जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुडी की फैमिली यानी एडम्स फैमिली में से किसी का खून चाहिए, साथ में पूरे चांद की रात भी हो और अब हमें ये सुनहरी मौका मिल गया है ताकि हम जादूगर को जिंदा कर सके। इसके बाद वो टीचर इसका हाथ काट देती है जिससे इसका खून निकलने लग पड़ता है और वो इसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है और फिर अगले ही पल जादूगर जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है और वो आते ही वेडनेसडे से अपना बदला लेता है और उससे चाकू मारकर जख्मी कर देता है और फिर वहाँ से एकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ गुडी आती है और उस लॉकेट की मदद से वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है। वो बताती है कि तुम्हें ठीक करने के बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी नजर नहीं आऊंगी। जंगल के बीचों बीच शेरिफ अब जेवियर को अकेला छोड़कर खुद मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ स्कूल के सब बच्चों को निकाला जा रहा था तब कि वो किसी महफूज जगह पर जा सके। सिंक्लेयर जो कि वेडनेसडे को बचाने के लिए जा रही थी वो आज पहली बार पूरी तरह वेयरवुल्फ में तब्दील हो गई थी क्योंकि आज फुल मून की रात थी। दूसरी तरफ वेडनेसडे जो कि स्कूल की तरफ जा रही थी उसकी मुलाकात जंगल में टेलर से होती है। टेलर आज पहली बार उसके सामने अपने असली रूप में आया था और इस पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर बनकर इसे मारने ही वाला था तभी वहाँ वो वेयरवुल्फ आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि इसी अपनी रूममेट थी। यहाँ मॉन्स्टर और वेयरवुल्फ में काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें वेयरवुल्फ काफी भारी पड़ रही होती है जो कि उसे काफी अच्छा मजाक सिखाती है और उससे खूब मारती है। वेडनेसडे स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती है। वो जादूगर स्कूल पहुंच जाता है और वो जादू करके स्कूल में आग लगाने की कोशिश करता है। जेवियर जो कि पुलिस वैन में फंसा हुआ था थिंगी यानी वो हाथ आकर इसे आजाद कर देता है। शेरिफ उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच जाता है। उसे मालूम पड़ गया था कि उसका बेटा ही असल मॉन्स्टर है। सिंक्लेयर इसे मारने के बाद दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। वेडनेसडे बच्चों को बचाने के लिए स्कूल में आती है और अब वेडनेसडे को उस जादूगर से बचाने के लिए जेवियर वहाँ आ जाता है। जादूगर जैसे ही जेवियर को मारने वाला था तभी सामने आकर वेडनेसडे खुद को जख्मी कर लेती है लेकिन फिर भी वो जेवियर को वहाँ से जाने का कहती है और बताती है कि बाकी सब बच्चों को भी ले जाओ क्योंकि ये तमाम आउटकास्ट बच्चों को मारना चाहता है। इसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में तलवार भी थी जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है मगर वो जादूगर काफी ताकतवर था इसलिए वो इसके सामने नहीं टिक पा रही थी। तभी जेवियर की दोस्त आकर इसका ध्यान भटका देती है और इसी दौरान मौका देकर वेडनेसडे दोबारा उठती है और इस तलवार के टुकड़े को जादूगर के आर पार कर देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए इसे गुडी एडम्स ने कहा था। और अब जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और इसका जिस्म जलने लग पड़ता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही वहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ
में गन होती है और वो वेडनेसडे पर तान लेती है क्योंकि वो इसे मारना चाहती थी। मगर तभी वहाँ वो बी बॉय आ जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा शहद की मक्खियाँ थी। वो इन सब शहद की मक्खियों की मदद से उस टीचर पर हमला कर देता है जिससे इस टीचर का काम भी तमाम हो जाता है। जब वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है जहाँ सारे लोग खड़े थे, तो वहाँ अपने रूममेट को भी देखती है जो अब वेयरवुल्फ से अपनी असली हालत में आ गई थी। यहाँ वो पहली बार गले मिलते हैं। कुछ वक्त बाद वेडनेसडे अपना नॉवल पूरा कर लेती है मगर वो इसका एंड नहीं करती और इसके आगे बस एक सवालिया निशान छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में होती है उसके पास मैसेज आता है जिसमें इसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ में ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, जिसे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है मगर इसके बाद कौन है जो ये सब कर रहा है। इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। इसमें वो टेलर को बांध कर कहीं लेकर जा रहे थे क्योंकि सबको मालूम पड़ गया था कि टेलर ही असल मॉन्स्टर है। तभी वो दोबारा मॉन्स्टर बनकर सब पुलिस वालों को मार देता है। यानी कि ये अनजान इंसान वही है जो वेडनेसडे को मैसेज कर रहा था और टेलर को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी वो अभी भी दोबारा से खून खराबा करना चाहता है और आउटकास्ट में मौजूद तमाम बच्चों को मारना चाहता है। और ये एंड था सीजन 1 वेडनेसडे।